तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों के लिए। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान में आपका जो अर्थशास्त्र है दोस्तों, अर्थशास्त्र, उसमें अर्थशास्त्र से कुछ महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न इस वीडियो में लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में दोस्तों आपको इसमें से काफी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है। अगर चैनल पर नए होंगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है। एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। आपको स्पष्ट करना है कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना रहना है। इसका उत्तर आप देख सकते हैं यहाँ पर, एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। ठीक है, सबसे पहले लिख देंगे दोस्तों कि एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। देख सकते हैं नीचे, उच्च जीवन स्तर, उच्च जीडीपी, उच्च बाल कल्याण, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्कृष्ट परिवहन, संचार और शैक्षिक सुविधाएं। आगे देख सकते हैं दोस्तों, बेहतर आवास और रहने की स्थिति, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी, उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि। देख सकते हैं आप कि एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे एक विकसित देश की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। उच्च जीवन स्तर, उच्च जीडीपी, उच्च बाल कल्याण, उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं, उत्कृष्ट परिवहन, संचार और शैक्षिक सुविधाएं, बेहतर आवास और रहने की स्थिति, औद्योगिक बुनियादी ढांचा और तकनीकी, उच्च प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा आदि में वृद्धि। इन सब में वृद्धि हो रही है। तो यह विकसित देश की एक विशेषताएं है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देख सकते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या करा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 नंबर है कि धारणीयता क्या है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देख सकते हैं इसका उत्तर दोस्तों कि धारणीयता से अभिप्राय है। क्या है, धारणीयता से अभिप्राय है सतत पोषणीय विकास, अर्थात ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ी को भी मिले। क्या करे कि सतत पोषणीय विकास अर्थात हुआ कि ऐसा विकास जो वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ आपको मिल सके। देख सकते हैं कि वर्तमान पीढ़ी तक ही न रहे बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी इसका लाभ मिले। ठीक है, तो आगे देख सकते हैं दोस्तों, वैज्ञानिकों का क्या है, वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसा प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। देखिए एक बार क्या करा है कि वैज्ञानिकों का कहना है, मतलब वैज्ञानिकों का कहना है कि हम संसाधनों का जैसा प्रयोग कर रहे हैं उससे लगता है कि संसाधन शीघ्र समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, आगे देख सकते हैं, और आगे आने वाली पीढ़ी के नहीं बचेंगे। ठीक है, जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कुछ भी नहीं बचेंगे। यदि हमें विकास को धारणीय बनाना है अर्थात निरंतर जारी रखना है तो हमें संसाधनों का प्रयोग इस तरह से करना होगा जिससे विकास की प्रक्रिया निरंतर जारी रहे। ठीक है, और आगे पीढ़ी के लिए संसाधन बचे रहे। ठीक है, तो दोस्तों
अगला प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों, 3 नंबर क्या है। 3 नंबर दोस्तों है प्रश्न की आर्थिक क्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। आर्थिक क्रियाएं 3 प्रकार की होती है, ठीक है, तो उसके तीनों प्रकारों को आपको वर्णन करके बताना है। तो सबसे पहला आर्थिक क्रिया क्या है, तो प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं, हेडिंग कर देंगे और इसके बारे में लिखेंगे। देखिए, तो प्राथमिक आर्थिक क्रिया को कैसे व्याख्या करेंगे, तो प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है, मतलब कि प्रकृति के सहयोग से जो आर्थिक क्रियाएं की जाती है उन्हें ही प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे में देख सकते हैं कौन सी प्रकृति के सहयोग से की जाती है, जैसे खनन कार्य, ये सब प्रकृति के कार्य सहयोग से की जाती है। कृषि कार्य, मत्स्य पालन, ये सब जो है प्रकृति के सहयोग से की जाती है, इसलिए इन क्रियाएं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं, ठीक है। आगे देख सकते हैं दोस्तों, आगे क्या है, द्वितीयक आर्थिक क्रिया, ठीक है। द्वितीयक आर्थिक क्रिया हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे कि वे प्रक्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन प्रकृति उत्पादन की सहयोग से की जाती है उन्हें द्वितीयक आर्थिक क्रिया की कहते हैं। ध्यान से सुनिए क्या करा है कि द्वितीयक आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, मतलब वे हुआ कि वे प्रक्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन प्रकृति उत्पादन की सहयोग से, प्रकृति से जो वस्तु उत्पादन हो गई है और उस वस्तु के उत्पादन से जो वस्तु उत्पादन हो रही है उसी को द्वितीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे में देख सकते हैं कपास से कपड़े बनना, कपास से कपड़े बनाना, कपास एक प्राकृतिक है और कपास से कपड़े बनाना, ठीक है। लकड़ी से कागज बनाना, लकड़ी से कागज बनाना आदि, ये सब द्वितीयक आर्थिक क्रियाएं है दोस्तों। आगे देख सकते हैं 3 आर्थिक क्रियाएं पूछ रहा था, तो तृतीयक आर्थिक क्रियाएं आप सब देख सकते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मौजूद है। तो दोस्तों क्या है, तृतीयक आर्थिक क्रियाएं हेडिंग कर देंगे और क्या लिखेंगे कि वे क्रियाएं, क्या वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। क्या कर रहा है, एक बार और समझिए कि वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती है उन्हें तृतीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं। मतलब वे हुआ कि वे क्रियाएं जो किसी वस्तु का उत्पादन नहीं करती है बल्कि प्राथमिक व द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं के विकास में सहायता करती है उन्हें ही तृतीयक आर्थिक क्रिया कहते हैं दोस्तों। तो चलिए उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, उदाहरण पर तौर पर है कि परिवहन के साधन, बैंक तथा बीमा कंपनियां, ये सब जितने भी है ये तृतीयक आर्थिक क्रिया है दोस्तों। अगला प्रश्न 4 नंबर देख सकते हैं कि रा ग्रा रो गा अ, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। रा ग्रा रो गा अ के मतलब हुआ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005, नरेगा उसे कहते हैं, नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को नरेगा कहते हैं, ठीक है। 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करना है, 2005 के नरेगा के उद्देश्यों की आपको व्याख्या करना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे उत्तर में कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में, केंद्र सरकार ने, कौन सी सरकार, तो दोस्तों केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। मान लीजिए कि केंद्र सरकार जो है भारत में 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। वो कौन सा कानून, देखिए इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं। मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। उसी कानून को एक शब्दों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 कहते हैं दोस्तों। इनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, इनके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है, देख सकते हैं आगे क्या है। आगे कह रहा है कि उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है
उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है। सरकार द्वारा 200 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई है। ठीक है, एक बार फिर पढ़ लीजिए। उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम करने की जरूरत है, उनको सरकार द्वारा 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी गई। देख सकते हैं, आगे देख सकते हैं 2 नंबर क्या है कि यदि सरकार लोगों को काम देने में असफल रहती है, सरकार जो है लोगों को काम नहीं देती है, तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। क्या देगी? बेरोजगारी भत्ता देगी। ठीक है, आगे देख सकते हैं 3 नंबर दोस्तों। 3 नंबर क्या है कि इस अधिनियम में उन कामों की वरीयता दी जाती है जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। इस नियम में कामों की वरीयता दी जाती है जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न 5 नंबर देख सकते हैं दोस्तों। करे कि प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से उदाहरण देकर व्याख्या करना है। तो दोस्तों जितना भी ये प्रश्न देख रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2023 में से आपको इसमें से जरूर देखने को मिलेंगे, बहुत देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो लाइक किए। देख सकते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी से अभी प्राय ऐसी परिस्थिति से है जिसमें लोग प्रत्यक्ष रूप से काम करते दिखाई दे रहे हैं किंतु वास्तव में उसकी उत्पादकता शून्य होती है। भारत के गांवों में कृषि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। जैसे में देख सकते हैं कि भूमि के एक छोटे से टुकड़े पर जरूरत से ज्यादा श्रमिक काम करते हैं। इस प्रकार शहरों में प्रच्छन्न बेरोजगारी छोटी दुकानों में तथा छोटे व्यवसायों में पाई जाती है। समझ गए? तो देखिए अगला प्रश्न दोस्तों क्या है। 6 नंबर प्रश्न है कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। क्या लिखना है आपको? तो टिप्पणी लिखना है। और किस पर टिप्पणी लिखना है? देखिए कि देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। तो कैसे में उत्तर में देखेंगे इसको? तो किसी देश के एक आर्थिक, क्या लिखेंगे? किसी देश के आर्थिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान होता है क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे देख सकते हैं दोस्तों। आगे क्या है देख सकते हैं, ऐसी गतिविधियां जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है। ठीक है, जैसे में सड़कों, पुलों, रेलवे, बांध, बिजली आदि ये सब है। निर्माण से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। सार्वजनिक क्षेत्र का इन सभी का काम है। सड़कों, पुलों, रेलवे, बांध, बिजली, आज का सिंचाई, बांध बनवाना, ये सब इन तृतीय क्षेत्र का, सार्वजनिक क्षेत्र का काम है। ठीक है, सरकार किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए गेहूं और चावल खरीदती है और राशन की दुकानों के माध्यम से कम रुपए में उपभोक्ता को बेचती है। देख सकते हैं। ठीक है, आगे प्रश्न है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका कोई लाभ बताइए ना। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? इसका लाभ कोई बताइए। तो इसको उत्तर के माध्यम से देख सकते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है। क्या कर रहा हूं? ध्यान से बातें को सुनिए। वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है
जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। एक बार और समझिए कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है। तो वैश्वीकरण का अर्थ एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। वैश्वीकरण के कारण आज विश्व में विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, तकनीकी तथा श्रम का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, आदान प्रदान हो रहा है। अगला प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देख सकते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है, करे कि भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपाय को समझाइए। भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए कोई 3 उपायों को समझाइए। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नलिखित है। वो जो कदम उठाए गए हुए निम्न है, देख सकते हैं यहाँ पर कि विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया। क्या हटाया गया? विदेशी निवेश के प्रतिबंध को हटाया गया। अगला देख सकते हैं तकनीकी तथा विदेशी कच्चे माल के आयात पर से प्रतिबंध हटाया गया। कह रहा है कि तकनीकी तथा विदेश के कच्चे माल के आयात से प्रतिबंध को हटा दिया गया। अगला देख सकते हैं 3 नंबर कि उद्यमों को स्थापित करने के लिए लाइसेंसिंग प्रथा की हटाया गया। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। अगर चैनल पर नए होंगे तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना दोस्तों। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों।